मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, आधे घंटे से लगाओ बेटा यार, या खाड़ा सर को लगाओ। अमन, ठीक है। चलिए, तो हमने डिफ्यूजन की बात की थी। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसका जो हम पढ़ रहे हैं इसका यूज कहीं होता भी है या नहीं। ठीक है, तो पहले समझते हैं। तो जैसे मैंने कॉपर निकेल के अलॉय की तो बात की, तो आपको एक चीज तो एक एप्लीकेशन से समझ में आता है कि आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं कि कितने में अलॉयज या एटम्स एक दूसरे से सैचुरेट हुए हैं या उसका कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट एंड द सेकंड थिंग इज कार्बोराइजेशन। ठीक है, तो सेकंड थिंग आप क्या पता कर सकते हैं इससे, कार्बोराइजेशन। अब एक कार्बोराइजेशन होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन इज डिफ्यूज्ड इनटू द सरफेस ऑफ द स्टील। अब यदि आपको कार्बन क्या करना है, डिफ्यूज करना है किसके ऊपर, स्टील की सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोराइजेशन। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, कार्बोराइजेशन किसकी वजह से होता है, बाय द डिफ्यूजन ऑफ द कार्बन एटम ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील। समझ में आ गई ये बात। तो ये समझ में आया होगा जिससे कार्बोराइजेशन की हेल्प से, कार्बोराइजेशन जब हम करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे या पर्टिकुलर मटेरियल पर, तो उसकी हेल्प से उसका जो हार्डनेस है वो हार्डनेस क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। मतलब हार्डनेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, किससे, कार्बोराइजेशन से। ठीक है, और कार्बोराइजेशन का मतलब समझ में आया। तो हम क्या यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एंड द सेकंड एप्लीकेशन इज न्यूक्लियर वेस्ट। ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट में इसका यूज किया जाता है। अच्छा, न्यूक्लियर वेस्ट में कैसे यूज किया जाएगा, जैसे आप लोगों को पता ही है कि न्यूक्लियर वेस्ट की यदि मैं बात करूं तो आपको मालूम है कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियर यूज करते हैं। तो जो भी आपका यूरेनियम या थोरियम आप यूज करते हैं, तो जब उससे पूरी अमाउंट में एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट में एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी उसमें फिर भी अवेलेबल होती है कि वो क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है किसको, लोगों को। ठीक है, उसकी वजह से कैंसर का भी प्रॉब्लम होता है। यदि हम उसको अर्थ में डिपोज डायरेक्टली करते हैं तो भी उसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा जो अर्थ है जहां पर भी आपने उसको डिकम्पोज किया है वो पूरा का पूरा अर्थ क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम न्यूक्लियर वेस्ट को यदि डायरेक्टली क्या करते हैं, डिफ्यूज डायरेक्टली क्या करते हैं, डाल दें। ठीक है, इन दैट केस न्यूक्लियर वेस्ट हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम है। तो बाय द न्यूक्लियर डिफ्यूजन, तो जो भी उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं। मतलब आपने उसको क्या कर दिया, जो भी उसकी एनर्जी थी या उसका जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमारे लिए यूजफुल नहीं था उसको क्या कर दिया आपने, अगर वापस से डिकम्पोज कर दिया, मतलब उसकी एनर्जी को डिफ्यूज कर दिया, एटम्स को डिफ्यूज कर दिया। बाय दिस आप क्या यूज कर, न्यूक्लियर वेस्ट जो हमारे लिए हार्मफुल था वो हार्मफुल नहीं रहेगा। ये बात समझ में आई बात। ठीक है, तो रेडियोएक्टिव वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी production must be stored in such a way that radioactive atoms do not diffuse out the containers until the radioactive level have sufficient drop। मतलब यदि हम उसको sufficiently drop नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, the third application is semiconductors। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स में जो डोपिंग की जाती है, ठीक है, आपको पता होगा कि जो डोपिंग करते हैं वो डोपिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैंने उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करने के बाद जो भी जिस भी एटम्स की, जिस भी मटेरियल्स की आपको क्या करना है, डोपिंग करना है। जैसे सिलिकॉन की और जर्मेनियम की क्या करते हैं अपन, डोपिंग करते हैं। ठीक है, तो जो भी डोपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों मटेरियल्स का प्रॉपरली डोपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, तो डोपिंग इज आल्सो कैरिड आउट बाय द डिफ्यूजन मेथड। ये बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपसे सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग की बात हो तो किससे होता है बेटा, ये डिफ्यूजन मेथड से। ठीक है, इसमें जो भी सिलिकॉन के जो वेफर्स हैं, ठीक है, तो सिलिकॉन इज प्लेस्ड इन द केस ऑफ द डोपेंट एटम। अब डोपेंट एटम यदि आप जिस भी
आप जिसका भी आपको डोपिंग करना है सिलिकॉन के ऊपर, ठीक है, उसका आप गैस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उस गैस के एटमॉस्फेयर में आपने सिलिकॉन वेफर्स को क्या कर दिया, रख दिया। क्लियर है? तो बाय दिस वो जो भी उसके हीटेड एटम है, ठीक है, या गैस है, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपने रखा, तो जो भी गैस है उस सिलिकॉन वेफर्स पर या सिलिकॉन की जो प्लेट्स हैं उस पर क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो डिफ्यूज डाउन द केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू द सिलिकॉन, ठीक है। फिर हमने कल इसी में आगे समझा था कि हमारा जो भी डिफ्यूजन है वो डिफ्यूजन के कितने, दो मैकेनिज्म है। कौन से दो मैकेनिज्म होते हैं बेटा, आपने क्या समझा था, बताइए, कौन बताएगा, किसी को याद है? या आप ऐसा समझो कि डिफ्यूजन कितनी तरह से होता है, या तो हम बोलते हैं कि डिफ्यूजन मैकेनिज्म is held by two ways, that is vacancy and second one is interstitial diffusion mechanism। तो वैकेंसी का मतलब क्या समझा था हमने कि यदि जो भी मेरा लैटिस है उस लैटिस में यदि मैं बोलता हूं कि ये कोई प्लेस आपका क्या है, रिमेनिंग है, ठीक है, मतलब यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है, तो ये यहाँ से उठ के कहा, यहाँ जा सकता है, तो ये उठकर यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, नया पोजीशन उसने, ये नया पोजीशन क्या कर लिया उसने, ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर है? ये एटम वही है, ठीक है, मतलब लेट्स से कि ये मेरे सारे क्या है, सारे जो एटम्स हैं वो कौन से हैं, आयरन के एटम्स हैं। तो केवल यदि यहाँ पर वैकेंसी थी, लेट्स से मैंने क्या बोला कि ये इस तरह से था, अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पर इस पोजीशन पर क्या है, कोई एक एटम की वैकेंसी है, तो ये एटम यहाँ से यहाँ पर मूव कर सकता है। क्लियर है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफ्यूजन मैकेनिज्म। नाउ वी कम्स टू द इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन मैकेनिज्म, दैट इज again we can say that is my lattice, but here we assume that there is a foreign atom, like this is my ferrous atoms and this is my carbon atom, okay, it may be diffused from the one place to another, like it is going from here to here or here to here or here to here, मतलब या तो ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, या यहाँ से यहाँ जा सकता है, या यहाँ से यहाँ जा सकता है, या यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, या यदि ऊपर लैटिस हो तो यहाँ से इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये पोजीशन हो गई, तो इस तरह का डिफ्यूजन क्या कहलाता है, आपका इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन। क्लियर है? ये समझ आया आपको? ना इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। हाँ जी, अच्छा, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखो ना भैया, ठीक है, चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो ये अपना पोजीशन हो गया। क्लियर है? आगे बात करते हैं कि इसको हमने समझ लिया, ये हमारा क्या हो गया, डिफ्यूजन मैकेनिज्म। क्लियर है? आगे बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन मैकेनिज्म, और इस इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन से ही हम हमारा जो फर्स्ट लॉ है फिक्स का, उस फिक्स के फर्स्ट लॉ को समझेंगे। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि वन लैटिस इज देयर, द होस्ट एटम आर सिटिंग। ठीक है, मतलब आप इसका पहले डायग्राम बना लो, फिर इस डायग्राम की हेल्प से फिर हम समझते हैं। ठीक है, तो दिस इज your crystal lattice as usual। ठीक है, ये आपका क्रिस्टल लैटिस है। लेट्स से कि इन एटम्स का मैं कुछ नेमिंग कर देता हूं, ये मैं नेमिंग क्या कर रहा हूं, ये मैं नेमिंग कर रहा हूं, दैट इज एटम ए। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि इनके बीच में लेट्स से यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह के कुछ इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज है। ठीक है, तो इन इम्प्योरिटीज को मैं
या इंटरस्टिशियल एटम बोल दो, ठीक है। ये हो गया मेरा एटम नंबर बी, ठीक है। मैंने एज्यूम कर लिया कि ये कोई मेरा एटम ए है और ये कोई मेरा एटम बी है, क्लियर है। अब समझो, तो पहले इंडस्ट्रियल डिफ्यूजन का मतलब समझ लो, फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये आपका लेटिस हो गया एज यूजुअल, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल पोजीशन की मैं बात करूं तो अनदर टाइप ऑफ एटम इज सिटिंग, सो वी विल कॉल द होस्ट एटम। तो ये आपका होस्ट एटम हो गया और ये आपका इंडस्ट्रियल एटम हो गया, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रियल एटम की पोजीशन, लेट्स से कि ये डिफ्यूजन होता है इसमें। अब मान लो कि कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या कुछ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या आपने कुछ फोर्सेस अप्लाई कर दिए, ड्यू टू दैट रीजन ये क्या होता है कि ये जो पोजीशन है या ये जो एटम है, ये एटम अपनी पोजीशन से क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एटम्स एज ए एटम और एटम सिटिंग द इंडस्ट्रियल पोजीशन, उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, डी, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो स्मॉल बी और इसको बोल सकते हो स्मॉल ए, क्लियर है। एंड डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज का मतलब वो अपनी एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी जगह क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो डिफ्यूज फ्रॉम वन साइड टू द नेक्स्ट साइड, दिस प्रॉब्लम ऑफ डिफ्यूजन विल कंसीडर एज अ रैंडम वॉक प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि ये, यदि मैं इस एटम को समझो तो ये एटम की बात करूं तो ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, क्लियर है। और इसके यदि लेटेस्ट थ्री डायमेंशनल बात करें तो इसके अपोजिट इधर भी जा सकता है बाहर की तरफ, मतलब ये आगे भी जा सकता है और इसके बैक साइड भी जा सकता है, क्लियर है। पर मैंने यहाँ पर टू डायमेंशनल लेटिस बनाया है, ठीक है। तो थ्री डायमेंशन में आप इसको यदि समझे तो इसका एक एटम मतलब कितनी पोजीशन पे जा सकता है, 6 पोजीशन पर मूव कर सकता है, क्लियर है। आगे बात करते हैं। तो let us assume the concentration of B atom is so small, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने जो B बनाए हैं बहुत कम है, लेकिन A atoms क्या है आपको ज्यादा दिख रहे हैं, क्लियर है। अब मैंने एज्यूम किया कि ये मेरा इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ है, ठीक है, ठीक है। और अब ये जंप करके फाइनली इस इंडस्ट्रियल साइड को छोड़ के इस इंडस्ट्रियल साइड पर मूव कर जाएगा, क्लियर है। मैंने बोला कि ये एटम, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने कोई पर्टिकुलर साइड एज्यूम कर लिया, इंडस्ट्रियल साइड एज्यूम कर लिया, इस इंडस्ट्रियल साइड से मूव करेगा अगली इंडस्ट्रियल साइड पर, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने इसका नाम दे दिया 1 और इसका नाम दे दिया 2, ये समझ में आया आपको। अब नेबरिंग साइड जो है इसका, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या करेगा, अच्छा तो एक चीज समझो कि मैंने ये तो बताई कि आपको कि ये एटम कितनी जगह, 6 जगह क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। अब ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई ये एटम 6 जगह मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो भी इसका फ्लक्स जनरेट होगा या इसका जो भी जंप का रेट क्रिएट होगा, तो उस जंप के रेट को मैं डिनोट कर रहा हूं फाई बी से, आई बात समझ में। तो फाई बी क्या है आपका, दैट इज रेट ऑफ जंप्स पर सेकेंड, ठीक है। या जो भी आपका एटम जंप randomly at, या फिर आप randomly that is jumps per second, ठीक है। आगे बात करें यदि हम, तो बी एटम का मूवमेंट हम क्या बोल रहे हैं कि प्लेन ए से इस इंडस्ट्रियल प्लेन से इस इंडस्ट्रियल प्लेन पर मूव कर गया, कौन से, इस वाले वन प्लेन से, वन से प्लेन वन पे मूव कर गया, क्लियर है। अब समझो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्लेन 1 से 2 पर जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी को समझो पहले। तो ये प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताया कि देखो 4 पोजीशन तो आपको दिख रही है, एक यहाँ भी जा सकता 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 है, ठीक है। और ये 2 डायमेंशन की बात हो रही है, तो हमने क्या बोला कि एक आगे भी जा सकता है, इसके बैक साइड भी जा सकता है, तो 2 पोजीशन हो गई। तो ये एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6, आर यू गेटिंग दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम या प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम बी, ठीक है, ऑफ मूवमेंट जंप क्या हो जाएगा कि
एक पोजीशन, एक इसका पोजीशन है वो कितनी जगह जा सकता है, 6, ठीक है। तो आप ऐसा लिखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम फ्रॉम एटम बी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन या इट्स इनिशियल प्लेन टू फाइनल प्लेन। तो अब यदि मैं इधर बात करूंगा तो ये प्लेन बन जाएगा, ठीक है। उस केस में ये वाला प्लेन बनेगा, मतलब इस प्लेन से इस प्लेन में जाने वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1/6। ये समझ में आया, ठीक है। आगे बात करो तो कुछ और एजम्पशन ले लो कि n1 में एज्यूम कर रहा हूं n1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इन प्लेन 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने केवल 1 शो किया है, ऐसे बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। तो n1 क्या हो गया कि नंबर ऑफ एटम्स इन प्लेन 1, क्लियर है। तो इनकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा। अब फ्लक्स का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जो भी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एनर्जी या तो हम उसको दे रहे हैं या वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, व्हाटएवर, ठीक है। तो उसकी बात करें तो फ्लक्स ऑफ एटम्स फ्रॉम प्लेन 1 टू प्लेन 2, ठीक है। तो फ्लक्स ऑफ एटम प्लेन 1 टू प्लेन 2, क्लियर है। तो कितना बन जाएगा, दैट इज जे बी। इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, फ्लक्स को जे डी से। और 1/6, 1/6 क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, क्योंकि ये 6 पोजीशन पर मूव कर सकता है, ठीक है। अब कितनी जंप पर सेकेंड हो रहे हैं, दैट इज 5d, कि एटम्स जंप्स रैंडमली कितनी बार पर सेकेंड कितना मूव कर सकता है, 5d। कितने नंबर ऑफ एटम है, दैट इज n1। ये बात समझ में आई आपको। तो ये क्या हो गया आपका फ्लक्स ऑफ एटम्स, ठीक है, किसका, प्लेन 1 से 2 पर। अब प्लेन 1 से 2 ये भी हो सकता है, प्लेन 1 से 2 ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है। क्लियर है कि हम प्लेन 1 2 किसको एज्यूम कर रहे हैं, क्लियर है। आगे बात करें तो इसी तरह से कुछ एटम्स होंगे जो प्लेन 2 से 1 पर भी मूव करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका फ्लक्स ऑफ एटम फ्रॉम प्लेन 2 टू 1, ठीक है। तो इसको भी मैं जे बी से ही डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि फ्लक्स की बात हो रही है, इसलिए वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, लेकिन 1/6 5b क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ एटम्स जंप्स रैंडमली पर सेकंड, तो यहाँ से भी उतना ही होगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, हो सकता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने हो, n1 हो, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने हो, n2 हो, ठीक है। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 फॉर द प्लेन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2 फॉर द प्लेन 2। आर यू गेटिंग दिस? चल, तो यदि मैं नेट फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तक आप नोट कर लें क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मैंने आपको पीडीएफ बुक भेजी है उस बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लें। आगे बात करते हैं। अब मुझे निकालना है यहाँ पर इसका नेट फ्लक्स, ठीक है। तो नेट फ्लक्स की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो आप इसको चाहो तो ए बी लिख सकते हो कि दैट इज जे ए बी, और ये हो जाएगा आपका जे बी ए, ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। केवल नोटेशन है, दैट्स इट, नोटेशन के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं यदि नेट फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो नेट फ्लक्स में निकाल यदि तो जे बी बोलता हूं यदि उसको, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, मतलब 1 में से 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, सबसेट कर रहा हूँ। देखो इसमें चीज जो कॉमन है क्या है, 1/6 5b कॉमन है दोनों में, n1 माइनस n2, तो क्या आ जाएगा नेट फ्लक्स आपका 1/6 5b n1 माइनस n2। क्लियर है, ये समझ आया है आपको। अब एक चीज और समझ लेते हैं, तो ये आपको नोट डाउन आई थिंक आपने कर लिया होगा, ठीक है।
अब मैं आगे बात करता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद एक डायग्राम का भी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो लेट अस अज्यूम कि मेरा ये जो है वो स्टडी स्टेट कंडीशन है, मतलब कंसंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब समझते हैं। तो मैंने एज्यूम किया कि इस y एक्सिस पर है मेरा कंसंट्रेशन ऑफ एटम्स, तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ C से, और इधर की तरफ जो है मेरा लेट से x है, मतलब उसको आप डिस्टेंस बोल सकते हो। डिस्टेंस किसका? जो हमने दो प्लेन बनाए थे उन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब ये स्टडी स्टेट है तो इसका कुछ ग्राफ जो है कुछ इस तरह का मिलता है, क्लियर है, ठीक है। अब मैंने एज्यूम किया कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, लेट्स से दिस इज माय प्लेन ए, और उसका इस पोजीशन पे कंसंट्रेशन है C1, और ये डिस्टेंस लेट्स से एज्यूम कर सकते हो आप x1, ठीक है, या x1 ना एज्यूम करके, चलो अभी x1 एज्यूम कर लो, ठीक है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन है आपका C2, और इधर हो गया एक x2, ठीक है। तो इस x1 माइनस x2 मतलब इस डिस्टेंस को मैं नया नाम दे देता हूँ, दैट इज अल्फा, ठीक है। इनके बीच के इस डिस्टेंस को क्या नाम दे दिया बेटा मैंने? अल्फा, क्लियर है। तो अल्फा आपका इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस हो गया। ये C1 क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑन प्लेन 1, एंड C2 क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑन प्लेन 2, क्लियर है। आगे बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ एटम्स ऑन प्लेन 1, तो कंसंट्रेशन ऑन एटम प्लेन 1 की यदि मैं बात करूं तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई अल्फा क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर लिख लो चाहो तो आप, अल्फा इज डिस्टेंस सर वो ऊपर का नहीं दिखता, प्लेन 1 सर एंड ऊपर का। 2, ठीक हेलो। है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ एटम ऑन प्लेन 1, ठीक है। तो मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, तो कंसंट्रेशन ऑफ एटम इन प्लेन 1, तो मैंने क्या बोला है उसको? C1। इसी तरह से मैं कंसंट्रेशन ऑफ एटम्स इन प्लेन 2, वो कितना है मेरा? C2, ठीक है। C1 क्या आ जाएगा आपका बेटा? कितने नंबर ऑफ एटम है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या? N1 अपॉन अल्फा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में कितने हैं? तो N1 बाय अल्फा। इसी तरह से तो ये क्या आ गया आपका? ऐसा समझ लो कि दैट इज योर एटम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब क्यों? क्योंकि हमने जो भी लेटेस्ट एज्यूम किया है वो कैसा है? 3 डायमेंशनल है, ठीक है। इसी तरह से C2 क्या हो जाएगा आपका? N2 अपॉन अल्फा, दैट इज एटम्स पर मीटर क्यूब। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है। तो आप इन दोनों से क्या कर सकते हो? N1 और N2 का वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ या नहीं? तो N1 और N2 मतलब N1 माइनस N2 की वैल्यू निकाल लें और इस इक्वेशन में अपन पुट कर दें, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, अल्फा का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? N1 माइनस N2 इक्वल्स टू क्या बनेगा? C1 माइनस C2 अल्फा, क्लियर है। तो इन दोनों इक्वेशन से मैंने N1 माइनस N2 की वैल्यू निकाल ली, क्लियर है। इस N1 माइनस N2 की वैल्यू को उठाकर मैं कहाँ पुट कर दूंगा? यहाँ पर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट फ्लक्स दैट इज JB इक्वल टू 1 अपॉन 6 पाई बी। N1 माइनस N2 की वैल्यू क्या है आपके पास? C1 माइनस C2 इंटू अल्फा, C1 माइनस C2 इंटू अल्फा, क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया? कंसेंट JB, ठीक है, नेट फ्लक्स निकल गया, ठीक है। और इसको मैं यदि विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या करना चाहता हूँ? डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया? इसको स्टडी स्टेट बोल दिया है, क्लियर है। तो स्टडी स्टेट बोला है यदि, तो मतलब यहाँ पर टाइम का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है।
समझते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो फॉर द स्टडी स्टेट कंडीशन, तो C1 माइनस C2, इस C1 माइनस C2 को मैं अगेन क्या लिखता हूँ, ये देखिए आप आगे यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस C1 माइनस C2 को मैं लिख रहा हूँ JD इक्वल टू 1/6 फाइ अल्फा ऐसा कैसा C1 माइनस C2। C1 माइनस C2 को मैं लिखता हूँ अल्फा डेल्टा CB बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अल्फा डेल्टा CB बाय डेल्टा एक्स, क्लियर है? ठीक है, और यदि आप इसको और अगेन आप इसको क्या करना चाहें, थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें। अच्छा, हम यहाँ पर कंसंट्रेशन एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जाने की बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप चाहो तो मे बी डिस्टेंस नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, इसलिए माइनस लगा दो, तो माइनस अल्फा डेल्टा CB बाय dx, तो JB इक्वल्स टू 1/6 फाइ अल्फा स्क्वायर इनटू, माइनस चाहो तो आप आगे लगा सकते हो, तो माइनस DCB बाय dx। ठीक है, डेल्टा सॉरी डी नहीं, डेल्टा ऑफ CB बाय dx। ठीक है, और आप चाहो इस पूरी टर्म को, ये वाली टर्म को BB लिख सकते हो, मतलब क्या आ जाएगा, JB इक्वल्स टू कैपिटल DB इनटू माइनस DCB सॉरी डेल CB बाय डेल एक्स। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, DB मिल गया। अच्छा, ये DB की वैल्यू बाय द एक्सपेरिमेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो DB मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये इंपेरिकल रिलेशन निकला है, उस इंपेरिकल रिलेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ DB इक्वल टू D0। अब ये D0 क्या है बता रहा हूँ, 1 मिनट, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ Q अपॉन RT। ठीक है, Q अपॉन RT। ठीक है, अब Q क्या है आपका, जो भी आप अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहे हो, दे रहे हो, वही है। R क्या है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो आप हमेशा 8.314 यूज करते हो, वही है। और T क्या है, टेम्परेचर है, जो कि हम केल्विन में लेते हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको? चलिए, तो यहाँ से हमने ये जो लॉ देखा, ठीक है, दिस इज योर फिक्स, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन की मैं बात करूं, ये लास्ट में जो दिख रहा है आपको, ये वाला एक्सप्रेशन, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फिक्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, और इसी को आप चाहो तो फिक्स फर्स्ट लॉ स्टडी लॉ भी बोल सकते हो। ठीक है, फिक्स फर्स्ट लॉ फॉर स्टडी स्टेट डिफ्यूजन कंडीशन, ये भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इसी में दूसरा एक लॉ होता है जिसको हम फिक्स सेकेंड लॉ बोलते हैं। तो फिक्स सेकेंड लॉ कैसे डेराइव करते हैं, उसी से निकलेगा, बस इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, ये स्टडी स्टेट था, ये अभी मैं जो सेकंड लॉ की बात करूंगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑन स्टडी स्टेट या नॉन स्टडी स्टेट। ठीक है, चलिए, तो फिक्स सेकंड लॉ की बात करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को भी मैं मिटा रहा हूं। अल्फा मीटर क्यूब नहीं, अल्फा मीटर क्यूब नहीं, स्क्वायर है बेटा, अल्फा इंटू अल्फा हो गया ना, तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा लिखा ही नहीं आप लोगों ने, चलो मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो वहां से आप कर लीजिएगा, अभी मुझे, ठीक है, अब मैं लिखने दूंगा। ठीक है ना, चलो, तो फिक्स लॉ डील्स विद द नॉन स्टडी स्टेट कंडीशन। नॉन स्टडी स्टेट कंडीशन का क्या मतलब होता है बेटा, कि जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, मतलब अब मैं बात कर रहा हूँ, ये आइडियली बात थी, आइडियली मतलब क्या, सी की यूनिट नहीं, सी की
यूनिट मतलब कैलकुलेट किया वो फर्स्ट वाले दिन से भी कम आ जाए। प्रतीक कापड़े क्या बोलना चाह रहे हैं? इस केस में फिर आपको निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। 1 मिनट है ना बेटा, अभी मैं कंप्लीट कर दूं, फिर आप आपके क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए, फिर मैं एक-एक करके उसको सॉर्ट आउट करते जाऊंगा, ठीक है ना? चलिए, तो अपन नॉन स्टडी स्टेट डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो जितनी भी प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं, सब जगह नॉन स्टडी स्टेट डिफ्यूजन ही यूज होता है, ठीक है? और that is diffusion flux and the concentration gradient at some particular point and solid vary with the time, ठीक है? मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी आपका सॉलिड है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरी कर रहा है, क्लियर है? With the net accumulation or depletion of diffusion species resulting, this illustrated, यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम अभी मुझे कैसे मिले था? ये y एक्सिस पर अगेन आपका कंसंट्रेशन ही है और इधर आपका डिस्टेंस ही है, लेकिन चेंज क्या आएगा वो समझो, ठीक है? द चेंज इज, अब ये कुछ इस तरह का पैराबोलिक शेप में बनता है, ठीक है? पैराबोलिक शेप में इसलिए बनता है क्योंकि ये क्या है, नॉन स्टडी स्टेट, ठीक है? स्टडी स्टेट होता तो स्ट्रेट लाइन बनता। ये बात समझ में आ रही है? तो लेट्स से कि यहाँ पर मैंने एज्यूम किया कि यहाँ पर मेरा कोई एक पर्टिकुलर प्लेन है, इस प्लेन को नाम दे दो ए या 1 भी बोल सकते हो आप चाहो तो, ठीक है? तो J1 बोल दो, ठीक है? ये मेरा प्लेन हो गया। यहाँ पर मेरा जो फ्लक्स बन रहा है दैट इज J1, कंसंट्रेशन तो एज यूजुअल C1 है, यहाँ पर कंसंट्रेशन C2 है, और ये मेरा X1 हो गया, ये मेरा X2 हो गया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमने अल्फा ऊपर लिया था वो यहाँ पर भी हम अल्फा ही लेंगे, ठीक है? लेकिन जो चेंज आएगा उसको समझो, ठीक है? तो यदि मैं कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलता हूँ कि भाई ये किसके नॉन स्टडी स्टेट है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर का भी सॉरी टाइम का भी रोल प्ले होगा, ठीक है? मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक जो रियल लाइफ कंडीशन है उस रियल लाइफ कंडीशन को ले रहे हैं, ठीक है? तो रियल लाइफ कंडीशन में भी हम बात करें तो जो हमारे पास डेल्टा C बाय डेल T, ठीक है? देखो इसको मैं यहाँ पर, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है? लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेल्टा C बाय डेल्टा T को आप क्या लिख सकते हो, D into D स्क्वायर ऑफ C बाय dx स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो x आएगा तो डेल्टा CB बाय dx ना आके क्या आएगा, डेल्टा C बाय डेल्टा T आएगा। तो डेल्टा CB बाय डेल्टा T x की T की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, D इंटू D स्क्वायर C बाय dx स्क्वायर, ठीक है? बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड क्यों नहीं दिख रहा भाई? बाकी सब लोगों को दिख रहा है क्या? बोर्ड बताएं भाई, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? अगर EOQ जो आपने कैलकुलेट किया है, पूरा बोर्ड तो दिख रहा है मैं, ये दिख रही है लाइन, ब्लर आ रहा है, ठीक है? ठीक है, अभी थोड़ा सा ही लेक्चर बचा है तो अपन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से मैं पूरा की तरफ पुट करूंगा उसको, ठीक है? ठीक है, करता हूँ, ठीक है? चलिए, तो अभी इसको मैं कंटिन्यू करके इसको फिनिश कर देते हैं, फिर हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर से उसको ध्यान में रखें, ठीक है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस इन विच कंसंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फिक्स सेकंड लॉ, जो कि क्या है, नॉन स्टडी स्टेट कंडीशन के, ठीक है? तो dc बाय dt इक्वल टू, इस इक्वेशन में क्या पुट करोगे, d स्क्वायर c बाय dx स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपका क्या बन जाएगा, इनऑडिबल, मतलब मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई लिखे? तो बहुत कट के आवाज आ रही है। ये सर बहुत कट रही है, और सर ये वीडियो क्वालिटी भी बहुत ज्यादा लो आवाज आ रही है नहीं बेटा? अरे सर ऐसे नहीं सुनेंगे, चैट में लिखो। तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं कि टोटल कॉस्ट which is based on one quantity, total cost which is based on one quantity is greater than total cost, yes sir but not clear। अच्छा, कुछ कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है, B1 कट कट की आवाज आ रही है।
ठीक है, अभी देखते हैं, है ना, मैं कोशिश करता हूँ अगले लेक्चर से इसको सही करने की। ठीक है, ये स्पीकर का कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, करते हैं उसको। ठीक है, अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपन उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड लॉ कंप्लीट हो गया। तो इसमें कोई डेरिवेशन कुछ नहीं है, बस dc, यहाँ पर dc b बाई dx की जगह आप क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू dc बाई dt, तो ये क्या बन जाएगा, d b स्क्वायर c बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को जब मैं, अच्छा इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालना, ठीक है, तो नेक्स्ट यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, एप्लीकेशन ऑफ फिक्स सेकेंड लॉ। ठीक है, और उसका एप्लीकेशन है कार्बोराइजेशन में। ठीक है, कहाँ पर यूज होता है, कार्बोराइजेशन। ठीक है, हाँ बैकग्राउंड में माइक की थोड़ी आवाज की दिक्कत रहेगी, वो सर का भी लेक्चर चल रहा है साइड में इसलिए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, तो CXT इक्वल टू CS माइनस CS माइनस C0 error function of x divided by 2 square root of dt। ठीक है, तो कार्बोराइजेशन जब करते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। अब कौन सी टर्म को क्या बोलते हैं ये समझ लो, CS मतलब यहाँ पर x भी आ गया और टाइम भी आ गया, तो जब हम कार्बोराइजेशन करते हैं तो ये इक्वेशन फिक्स लॉ में फॉलो करते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ फिक्स सेकेंड लॉ कार्बोराइजेशन। ठीक है, एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं किसका, फिक्स सेकेंड लॉ का। ठीक है, और वो एप्लीकेशन क्या है, कार्बोराइजेशन। तो उस केस में मैंने CXT इक्वल टू CS माइनस CX माइनस 0 एरर फंक्शन, ये मेरा एरर फंक्शन है, x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ dt। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर ये CS क्या है, आप लिखते चलो, CS इज सरफेस कंसंट्रेशन है। ठीक है, CS क्या है आपका, सरफेस कंसंट्रेशन, फिर C0 इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, C0 क्या है आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन, x क्या है आपका, डिस्टेंस, x जो है वो आपका डिस्टेंस है, t जो है t क्या है आपका, टाइम है, d आपका डिफ्यूजिविटी है, और जो मैंने ERF करके लिखा है इट इज योर एरर फंक्शन। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से ये कार्बोराइजेशन के लिए ये इक्वेशन फॉलो होता है, कार्बोराइजेशन के लिए ये इक्वेशन फॉलो होता है यदि मैं इसी में डीकार्बोराइजेशन कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, डीकार्बोराइजेशन, तो उस केस में ये पूरी टर्म हट जाती है, केवल आपके पास आता है CXT इक्वल टू C0 एरर फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ dt। बाकी सारी टर्म्स की वैल्यू तो पता ही है आपको, C0 क्या है, एरर फंक्शन क्या है, ये सब कुछ मैं लिख ही चुका हूँ। ठीक है, तो बस आपका ये कौन से केस में एप्लीकेबल है, इट इज द एप्लीकेशन एप्लीकेबल इन केस ऑफ डीकार्बोराइजेशन। ठीक है, ये डीकार्बोराइजेशन की इक्वेशन है ये वाली, और ये वाली इक्वेशन किसके लिए है, कार्बोराइजेशन के लिए। क्लियर है? अब ठीक है, इसी तरह से आपका सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन भी होता है, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर एटम को
रिप्लेस कर देते हो, जैसे हमने कल कॉपर और निकिल का देखा था, ठीक है। तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट योर डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डिफ्यूजन कंप्लीट होता है। आई थिंक हमारे जो भी यूनिट 1 है उसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, तो यूनिट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हम जाएंगे फेज डायग्राम पे, यूनिट नंबर 2 पर। इट इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है कार्बोराइजेशन एंड डीकार्बोराइजेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको आना चाहिए यदि आप मटेरियल साइंस में कुछ आगे करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 मिनट, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं पुट कर दें और आपकी अटेंडेंस भी पुट कर दें। अटेंडेंस आप आपके